वर्कर थ्रेड समझने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि क्या हर हैवी टास्क को करने के लिए एक नया वर्कर क्रिएट करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। यही जगह है जहां काम आता है वर्कर थ्रेड पूल कॉन्सेप्ट। वर्कर पूल का मतलब है पहले से रेडी वर्कर्स का ग्रुप जिन्हें हम बार बार रीयूज कर सकते हैं बिना नया थ्रेड क्रिएट किए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्कर थ्रेड पूल क्या होता है, ये कैसे डायरेक्ट वर्कर थ्रेड से बेटर है। अगर आप स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस Node.js सिस्टम बनाना चाहते हो तो वर्कर थ्रेड पूल समझना मस्ट है। हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Node.js में वर्कर थ्रेड पूल क्या होते हैं। लेकिन इसको वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनलॉकिंग Node.js प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं Node.js में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्कर थ्रेड पूल क्या होते हैं। पूल इक्वल फिक्स नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड्स जिन्हें हम रीयूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वन, और यूज्ड फॉर CPU हैवी टास्क एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। कुल मिलाकर वर्कर थ्रेड पूल का मतलब होता है कि हम हर नए टास्क के लिए नया वर्कर क्रिएट ना करें, बल्कि हम पहले से कुछ वर्कर थ्रेड्स क्रिएट कर रखें और उन्हें बार बार रीयूज करें। जैसे स्विमिंग पूल के लिए होता है कि हर बार हम नया स्विमिंग पूल थोड़े ना खोदते हैं नया पानी डालने के लिए, इंस्टेड हम सेम पूल का यूज करते हैं और सिर्फ पानी को चेंज करते रहते हैं। अब समझते हैं कि वाई नॉट क्रिएट वर्कर एवरी टाइम। वर्कर क्रिएशन इज एक्सपेंसिव। जो वर्कर क्रिएशन होता है, जब भी हम कोई नया वर्कर थ्रेड बनाते हैं तो उसका जो क्रिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मींस उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ होती है और टाइम भी लगता है, और हाई CPU और मेमोरी यूसेज जैसा मैंने बताया, और टू मैनी वर्कर्स तो क्रैश होने का रिस्क भी होता है। मान लो कि आपके पास 100 टास्क हैं तो क्या आप नए 100 वर्कर्स बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर हम ज़्यादा वर्कर्स बनाएंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस भी है एप्लीकेशन की वो भी कम होती जाएगी या डाउन होती जाएगी। तो इसीलिए हमें नए नए वर्कर्स क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हम पूल का यूज़ नहीं करते हैं। तो 1 टास्क 1 वर्कर। अब जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास 100 टास्क होंगे तो हम 100 वर्कर्स क्रिएट करेंगे। तो ये जो मैपिंग हो गई ये 1 to 1 मैपिंग हो गई। और वर्कर डिस्ट्रॉयड आफ्टर टास्क, और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे हमारे वर्कर्स डिस्ट्रॉय भी होते जाएंगे, और ये रिपीट क्रिएशन एंड क्लीन अप चलता ही रहेगा। जैसे जैसे हमारा टास्क आता जाएगा वर्कर क्रिएट होंगे, टास्क कंप्लीट होने के बाद वर्कर्स डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो ये स्लो और इनएफिशिएंट वे है। ऑब्वियसली मान लो हम कुछ ऐसा करें कि हमने एक वर्कर बनाया और उस वर्कर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड जैसे ही वर्कर वो खाली होता है, आइडल होता है, हम उसको रीयूज कर ले रहे हैं अगले टास्क के लिए, इंस्टेड उसको डिस्ट्रॉय करें या फिर नया वर्कर क्रिएट करें। तो ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट होगी। और ऑब्वियसली इसका जो सॉल्यूशन है वो है वर्कर थ्रेड पूल, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स हम क्रिएट करते हैं। इसमें टास्क क्यू होती है। मींस हमने मान लो फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स बनाए, मान लो हमने 4 वर्कर्स बनाए, हमारे पास 8 टास्क आए, तो हम 8 टास्क को एक साथ नहीं चलाएंगे। इंस्टेड हम क्या करेंगे, हमारी जो टास्क क्यू होगी उसमें हम टास्क को अपने पुश करते जाएंगे और एक एक करके उसमें से टास्क को शिफ्ट या फिर पॉप करते जाएंगे, कि जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे वर्कर्स खाली होते जाएंगे हम एक एक टास्क उठाते जाएंगे और वर्कर्स को वो टास्क असाइन करते जाएंगे, और जो आइडल वर्कर्स हैं वो रीयूज होते जाएंगे। और इससे CPU यूटिलाइजेशन और बेटर होता है क्योंकि हम वर्कर्स को बार बार क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम रीयूज कर रहे हैं। अब जो वर्कर थ्रेड पूल है वो कैसे काम करता है, जैसे ही हमारे पास टास्क आया हमने उस टास्क को क्यू में पुश कर दिया, और जैसे ही हमारे पास कोई वर्कर आइडल या फिर खाली होता है तो वो वर्कर हमारे उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा, और जैसे ही हमारे पास उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वर्कर आइडल हुआ है उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसको हम अगेन आइडल वर्कर्स के जो लिस्ट होगी या एरे होगा उसमें हम पुश कर देंगे, जिसे हम पूल कहते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि वर्कर थ्रेड पूल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फोल्डर बना रहा हूँ वो है Tute15, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की या फोल्डर की गिटहब रिपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस जो Tute15 है उसमें मैं सबसे पहले तो हमारी worker.js बनाऊंगा जिसमें हम हमारे हैवी टास्क को रखेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम रिक्वायर करेंगे वर्कर थ्रेड
को नोड कोलन वर्कर थ्रेड्स, और इसमें से हम हमारे जो पेरेंट पोर्ट होता है कि जैसे ही हमारे पास मेन वर्कर से जो भी हमारे पास मैसेज आता है उस मैसेज को हम लिसन करेंगे सिंपली इसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेरेंट पोर्ट डॉट ऑन, और इसमें हम हमारे जो मैसेज इवेंट होता है उसको करेंगे सब्सक्राइब, और इसमें हमारे पास जो मैसेज आएगा वो हम मैसेज भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में हम एक टास्क आईडी भेजेंगे सिंपली, और हम इस पेरेंट पोर्ट के अंदर मीन्स हम इस जो मैसेज के अंदर हमारा जो हैवी टास्क है वो रन करेंगे। एक फॉर लूप चलाएंगे ऑब्वियसली, जिसमें हमने इंडेक्स दे दिया आई, और हमने यहाँ पर जो आई जो लेस देन रखेंगे वो रखेंगे हम 10⁹9, और इसको लिखने का जो सिंपल वे है वो है 1e9। इसका 1e का मतलब होता है 10, और जो ये 9 देख रहे हैं वो होती है पावर, इसका मतलब कुल मिलाकर मीनिंग है 10⁹9 आई प्लस प्लस। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बाहर वेरिएबल ले लेते हैं स्लेट सम इक्वल उसे 0 से असाइन कर देंगे, और हम यहाँ पर करते जाएंगे सम प्लस इक्वल टू आई, और जैसे ही हमारा ये जो फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ से पेरेंट पोर्ट से हमारा जो मैसेज है उसको सेंड कर देंगे, और मैसेज में हम लिख देंगे कि टास्क आईडी, और जो भी हमारी टास्क आईडी होगी, मान जो हमने यहाँ से ले रहे थे ये जो टास्क आईडी हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो टास्क आईडी कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या किया कि हमने पेरेंट पोर्ट को इंपोर्ट किया, जो हमारा मैसेज इवेंट है उसको सब्सक्राइब किया, और हमने इसमें कॉल बैक लगाया। कॉल बैक में हमें क्या होगा, एक टास्क आईडी मिलेगी ऑब्जेक्ट में, और हम क्या कर रहे हैं सिंपली 10⁹9 तक हम फॉर लूप को रन कर रहे हैं, जिसमें जो भी नंबर्स आते जाएंगे उसको हम सिंपली बस ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे फॉर लूप रन हो जाता है तो हम हमारे जो पेरेंट पोर्ट से पोस्ट मैसेज हमको फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन में हमारा जो रिजल्ट है, जो भी हम यहाँ से रिजल्ट या मैसेज भेजना चाहें वो हम भेज देंगे हमारे मेन वर्कर को। तो ये फाइल तो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा pool.js नाम से, जो कि हमारी मेन फाइल होगी, जिसमें हम हमारे वर्कर पूल को क्रिएट करेंगे। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे कि वर्कर्स क्रिएट करेंगे और उसे एक एरे में स्टोर करते जाएंगे, जिसे हम पूल कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन क्रिएट पूल, इसको नाम दे देंगे, और हम इस फंक्शन में लेंगे कि हमें कितने वर्कर्स क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से एक काउंट ले लेते हैं, और हम सेकंड जो आर्गुमेंट लेंगे वो लेंगे कि हमें जो वर्कर में पास करना होता है हमारी फाइल का पाथ, वो पाथ हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम ये दो चीज़ें यहाँ पर लेंगे। अब इसके बाद हमें इस फंक्शन में 3 स्टेट्स को हैंडल करना होगा। सबसे पहली तो है हमारी वर्कर पूल, जिसे हम एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम एक और एरे बनाएंगे जिसमें हम हमारे जो भी आइडल वर्कर्स होंगे उनको रखेंगे। मीन्स जैसे ही हमारे जो वर्कर होगा उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे इस आइडल वर्कर में रखेंगे। और हम यहाँ पर बनाएंगे एक टास्क क्यू। मीन्स मान लो हमारे पास कोई टास्क आता है लेकिन हमारा कोई वर्कर खाली नहीं होता है, तो हम उस टास्क को इस टास्क क्यू में पुश कर देंगे। और हम यहाँ पर एक टास्क आईडी भी रखेंगे, जिस टास्क आईडी को हम यहाँ पर इस जो वर्कर जेएस में यूज़ कर रहे थे ये वही टास्क आईडी होगी जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद हम हमारे जो वर्कर्स हैं उनको क्रिएट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। हम यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे लेट i इक्वल टू 0, और ये जो i है वो कहाँ तक जाएगा, वो इस काउंट तक जाएगा जो हम काउंट ले रहे हैं ना। हम अभी जो इस फंक्शन को कॉल करते टाइम एक काउंट लेंगे, ये जितना भी काउंट आएगा हमारे इस फंक्शन में उतने ही हम वर्कर्स क्रिएट करेंगे, और उतने ही वर्कर्स हमारे वर्कर पूल में जो हमने यहाँ पर एरे बनाया वर्कर पूल उसमें हम पुश कर देंगे। तो हम जो यहाँ पर लगाएंगे वो लगाएंगे काउंट तक, और हमने यहाँ पर i इक्वल टू 0 लिया है तो हम काउंट से एक लेस देन ले लेते हैं, और हम i को ऑब्वियसली प्लस प्लस करते जाएंगे। अब जैसे जैसे हमारा जो ये फॉर लूप चलेगा तो हम वर्कर क्रिएट करते जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट वर्कर इक्वल न्यू वर्कर, और हमें इसको इंपोर्ट करना होगा कॉन्स्ट रिक्वायर
और हम यहाँ पर लिख देंगे नोड कोलन वर्कर थ्रेड्स, और हम यहाँ से जो हमारी वर्कर क्लास होती है उसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। और ये जो वर्कर है इसमें हमें जो फाइल नेम देना होता है, तो हम ये जो यहाँ पर पाथ ले रहे हैं ये हमारी जो worker.js है इस केस में उस पाथ का, उस फाइल का पाथ होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पाथ पास कर देंगे वो वाला। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हमारा ये जो वर्कर क्रिएट होता जाएगा, हम इस वर्कर को हमारे ये जो वर्कर पूल है इसमें पुश करते जाएंगे। तो हमने लिखा वर्कर पूल डॉट पुश, और इसमें हम हमारे वर्कर को पुश कर देंगे सिंपली। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा अभी वर्कर जो है वो क्रिएट हुआ ही हुआ है, हमने इसे किसी टास्क को असाइन नहीं किया है, तो हमारा ये वर्कर जो है वो आइडल है, मीन्स किसी भी टास्क को ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमारा ये जो वर्कर स्टार्टिंग में आइडल होगा, तो इसीलिए हम इसे आइडल वर्कर्स में भी पुश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आइडल वर्कर्स डॉट पुश, और हम यहाँ पर हमारे जो वर्कर को क्रिएट या पुश कर देंगे, सॉरी क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम देंगे नाम इसको रन टास्क। अब ये रन टास्क क्या करेगा कि ये जो टास्क होंगे जो भी हमारी मेन फाइल से आएंगे, अभी हम एक और फाइल बनाएंगे इसमें main.js, वो वाली फाइल इस रन टास्क मेथड को या फंक्शन को कॉल करेगी। और ये जो रन टास्क है उससे हम सिंपली एक प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, जो कि हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन रिजॉल्व कब करेंगे, जब हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा। और अब देखो हुआ क्या कि ये जो रन टास्क है, अब हुआ क्या कि ये जो रन टास्क है वो कॉल किसने किया, हमारी main.js फाइल ने। अभी किया नहीं है बट करेंगे हम। तो कौन करेगा, main.js फाइल, मीन्स वो किसी टास्क को परफॉर्म करना चाह रही है। लेकिन हो सकता है कि जब हमने इस टास्क को परफॉर्म किया तो हमारा वर्कर कोई खाली ही ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे जो टास्क है उसको टास्क क्यू में पुश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टास्क क्यू डॉट पुश, और इसमें हम हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो टास्क है उसको पुश करेंगे। तो हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में हमारे सबसे पहले तो एक डेटा होगा, और इस डेटा में हम हमारा जो टास्क आईडी है उसको डालेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर टास्क आईडी, और इस टास्क आईडी को हम प्लस प्लस भी कर देंगे, टास्क आईडी, और हम आगे जो डबल प्लस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो लगाएंगे। और साथ में हम ये जो रिजॉल्व फंक्शन मिलता है, हमें रिजॉल्व मेथड मिलता है हमारे प्रॉमिस से, उसको भी हम पुश कर देंगे कि जैसे ही हमारा ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये जो रिजॉल्व मेथड है वो कॉल हो जाएगा, और ये हमारे प्रॉमिस भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही हमारा ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो हम इसके बाद रन नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। अभी जो रन नेक्स्ट मेथड है वो कहाँ से आएगा, उसे हम क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे रन नेक्स्ट। तो इस रन नेक्स्ट मेथड में हमें सबसे पहले तो कुछ चेक्स लगाने होंगे। कि चेक्स क्या लगाएंगे कि हमारे पास कोई आइडल वर्कर है भी या नहीं, या फिर हमारे पास टास्क क्यू में कोई टास्क भी है रन करने के लिए। अदरवाइज तो हम रन चेक्स जो रन नेक्स्ट मेथड है उसको कॉल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आइडल वर्कर डॉट लेंथ अगर होती है बराबर किसके, 0 के, या फिर जो हमारी टास्क क्यू है, टास्क क्यू अगर उसकी लेंथ, उसकी लेंथ अगर बराबर है किसके, 0 के, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर हमारी जो आइडल वर्कर्स हैं, जो हमने यहाँ पर आइडल वर्कर एरे बनाया है जिसमें हम हमारे जो वर्कर्स हैं उसको पुश कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 0 होती है, या फिर हमारी जो टास्क क्यू है जिसमें हम हमारे जो टास्क हैं उसको पुश कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 0 होती है, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। मीन्स हमारे पास इस टाइम पर कोई भी हम टास्क को रन कर नहीं सकते, या फिर हमारे पास वर्कर नहीं है उस टास्क को रन करने के लिए। तो उम्मीद है इतनी चीज़ तो आपको समझ आई होगी। तो अगर ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाता है तो हमारे पास टास्क भी है और हमारे पास आइडल वर्कर भी है। तो हम सबसे पहले तो हमारे जो वर्कर है उसको निकालेंगे हमारे आइडल वर्कर्स एरे से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्कर इक्वल आइडल वर्कर्स डॉट पॉप मेथड का यूज़ करेंगे,
जो पॉप मेथड होता है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है लास्ट एलिमेंट को फ्रॉम एरे से और रिटर्न करता है जो भी हमारे पास उस एरे में वैल्यू होती है। तो हमारे पास उस एरे में क्या है, हम क्या पुश कर रहे हैं उस एरे में, हम अपने वर्कर्स को पुश कर रहे हैं। तो हमें जो पॉप मेथड है वो हमारा एक वर्कर वहाँ से निकाल कर दे देगा। अब हमारे पास वर्कर है और हमें क्या चाहिए, हमारा टास्क चाहिए। तो हमने यहाँ पर नाम क्या दिया है, टास्क क्यू। और क्यू क्या होता है कि जो भी चीज़ पहले आएगी पहले वही निकलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट रिजॉल्व। तो यहाँ पर हम इस टास्क क्यू में पॉप मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे शिफ्ट मेथड का यूज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टास्क इक्वल टास्क क्यू डॉट शिफ्ट। ये जो शिफ्ट मेथड है वो क्या करता है कि रिमूव कर देता है फर्स्ट एलिमेंट को फ्रॉम एरे से और रिटर्न कर देता है उसको। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पर शिफ्ट का यूज़ क्यों किया। हम चाहते तो यहाँ पर पॉप की जगह यहाँ भी हम शिफ्ट का यूज़ कर सकते थे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लास्ट वर्कर ले लें या फर्स्ट वर्कर ले लें या कोई भी वर्कर ले लें, अपने आइडल वर्कर से एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर मान लो दोनों शिफ्ट मेथड्स का यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्कर डॉट, हमारे पास वर्कर में एक ऑन मेथड होता है और एक वंस मेथड होता है। ऑन मेथड जब चलता है जब हमारा कोई भी पोस्ट मैसेज होता है कितनी भी बार, लेकिन वंस चलता है सिर्फ पहली बार, तो हम वंस का यूज़ करेंगे। हम चाहते तो ऑन का भी यूज़ कर सकते थे लेकिन हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो मैसेज इवेंट होगा MESSAG, उस मैसेज इवेंट को हम लिसन करेंगे और हमारे पास यहाँ से जो भी मैसेज आता है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टास्क था यहाँ पर, अब इस टास्क में आप देखो क्या क्या चीज़ें हमने दी थी। एक टास्क में हमने डेटा दिया था और हमने रिजॉल्व मेथड दिया था। इस रिजॉल्व मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, तो रिजॉल्व, और इसमें हम हमारे जो मैसेज है उसको सिंपली पास कर देंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही हमारा ये टास्क रिजॉल्व हुआ तो मीन्स हमारा जो वर्कर है वो फ्री हो गया, क्योंकि इस टास्क को हमारा जो ये वर्कर है वही तो परफॉर्म कर रहा था। और जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हुआ तो ये वर्कर फ्री हो गया। और जैसे ही ये वर्कर फ्री होगा तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो आइडल वर्कर्स एरे था उसमें हम पुश कर देंगे हमारे इस वर्कर को फिर से। हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, हम इसे पुश कर देंगे रीयूज़ करने के लिए। और जैसे ही हमारे पास एक वर्कर फ्री होता है या फिर कोई भी टास्क फ्री होता है तो हम रन नेक्स्ट मेथड को अगेन कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ से रन नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल भी कर देंगे। तो हमने यहाँ से हमारा जो मैसेज इवेंट है उसको तो हमने लिसन कर लिया। अब बात आती है जो एक्चुअल टास्क है उसको परफॉर्म करने की। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज हमारे पास फंक्शन होता है उसमें हमारे जो डेटा डॉट टास्क आईडी थी उसको हमें सेंड करना था। हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे थे किसको, टास्क आईडी को। तो हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भेजना है किसमें, इस पोस्ट मैसेज में। तो हम क्या भेजेंगे, हम भेजेंगे इसमें से टास्क डॉट डेटा। टास्क डॉट डेटा क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था जो हमने यहाँ से शिफ्ट किया था, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया था और इस ऑब्जेक्ट के अंदर है डेटा, और इस डेटा में ही तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है। और जब हम ये ऑब्जेक्ट पोस्ट मैसेज में सेंड करेंगे तभी तो हम टास्क आईडी को वहाँ से डिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। तो हमारा ये जो रन नेक्स्ट मेथड है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारा ये जो रन टास्क हमारा फंक्शन था, रन टास्क हमारा ये जो फंक्शन था इसको हम रिटर्न कर देंगे हमारे इस क्रिएट पूल से। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो हमारा जो क्रिएट पूल फंक्शन था उसको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी main.js फाइल बनाएंगे जो इस क्रिएट पूल को यूज़ करेगी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे main.js। सबसे पहले तो हम हमारा जो क्रिएट पूल फंक्शन था उसको करेंगे इंपोर्ट require .pool.js। अब ये जो क्रिएट पूल है इसमें से हमें एक फंक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ से हमारा जो रन टास्क है उसको ही तो रिटर्न किया था, तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्रिएट पूल में सबसे पहले तो हमें काउंट भेजना है। तो मान लो हम 4 वर्कर्स बनाते हैं, उसके बाद हमें पाथ देना है। तो पाथ हम देंगे इस वर्कर डॉट जेएस फाइल का। तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर वर्कर डॉट जेएस, और इसमें से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें से हमें रन टास्क हमारा जो फंक्शन है वो देखने को मिलेगा। अब मान लो हम हमारे 8 टास्क बनाते हैं। मान लो हमने चला एक फॉर लूप अगेन, हमने लिखा लेट i इक्वल टू 0,
i इज लेस देन 8 एंड i प्लस प्लस। अब हमने जो हमारे वर्कर्स कितने बनाए 4 और हम टास्क कितने चला रहे हैं 8, तो अब 4 वर्कर्स को 8 टास्क करने के लिए एक साथ तो चला नहीं पाएंगे, मीन्स कुछ वर्कर्स पहले चल जाएंगे, मीन्स 4 टास्क को परफॉर्म करने लगेंगे और 4 जो हमारे टास्क होंगे वो हमारी क्यू में चले जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ से लिखेंगे क्या, हम सिंपली यहाँ से हमारा जो रन टास्क मेथड है उसको कॉल करेंगे और ये जो रन टास्क मेथड है ये हमें क्या देता है, प्रॉमिस देता है। तो हम इसमें सिंपली डॉट देन लगाएंगे। अब ये डॉट देन जैसे ही हमें कोई भी रिजल्ट देगा, हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे इस रिजल्ट को। फाइल को हम सेव करेंगे और हम हमारे जो कोड है उसको करेंगे रन। उसको रन करने के लिए सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, हमारे ट्यूट 15 फाइल में, और हम यहाँ से लिखेंगे नोड मेन डॉट जेएस। जैसे ही, अच्छा मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मैंने इसमें कॉन्स्ट नहीं देना चाहिए था, इसमें हम यहाँ पर देंगे लेट, और मैं इस पहले टर्मिनल को कर लूँगा क्लियर और मैं अगेन जो फाइल है उसको रन करूँगा। तो आप देखेंगे कि 4 टास्क हमारे पहले एक साथ कंप्लीट हुए और उसके बाद जो बाकी के 4 टास्क हैं वो कंप्लीट हुए। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ही मैं फाइल को रन करूँगा तो ध्यान से देखिएगा कि जो स्टार्टिंग में थे 4 टास्क कंप्लीट हुए 1 2 3 4, और जो बाकी के हमारे 4 टास्क थे वो थोड़ी देर में कंप्लीट हुए। मान लो मैंने 10 टू दी पावर 9 की जगह कर दिया 10 टू दी पावर 10। अब मैं फिर से टास्क को क्या करूँगा, रन करूँगा, तो थोड़ा और बेटर दिखाई देगा आपको धीरे धीरे कि हमारे पहले 4 टास्क कंप्लीट होंगे, उसके बाद 4 और टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने शायद 10 टू दी पावर 10 ज़्यादा टाइम दे दिया, बट देखिए आप पहले 4 टास्क हमारे कंप्लीट हो गए 1 4 2 3। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक एक करके 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन क्रिएट हो या लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो। कुछ टास्क जल्दी हो जाते हैं, कुछ टास्क देर में होते हैं। तो वही सबसे पहले 1 4 2 3 हमारे कंप्लीट हुए, देन हमारी 5 7 6 8 कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आप जो है वो वर्कर थ्रेड पूल बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो हमने वर्कर डॉट जेएस फाइल बनाई जो हमारी जो हैवी टास्क वाली फाइल थी, जिसमें हमने पेरेंट पोर्ट को इम्पोर्ट किया। इस पेरेंट पोर्ट में हमारे पास जो ऑन मेथड होता है जिससे हम हमारे जो भी वर्कर से, मेन वर्कर से हमारे या फिर वर्कर थ्रेड से जो हमारे पास मैसेज आते हैं वो पोस्ट मैसेज फंक्शन की हेल्प से उसको हम यहाँ पर लिसन कर सकते हैं। उससे हमने भेजी एक टास्क आईडी, और इस टास्क आईडी को मिलने के बाद हमने एक फॉर लूप चलाया 10 टू दी पावर 10 तक, और जैसे ही हमारे फॉर लूप पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो हमने यहाँ से पेरेंट पोर्ट से पोस्ट कर दिया मैसेज, जिसमें हमने भेज दिया एक सिंपल सा मैसेज कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक पूल डॉट जेएस फाइल बनाई जिसमें हमने बनाई एक क्रिएट पूल फंक्शन। इस क्रिएट पूल फंक्शन में हमने काउंट लिया कि हम कितने वर्कर्स बनाएंगे, और हमने पाथ लिया कि हमारी जो वर्कर डॉट जेएस वाली फाइल है, इस केस में जो हैवी टास्क वाली फाइल है उसका पाथ लिया। हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहला तो था वर्कर पूल जिसमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनको रख रहे हैं। दूसरा है आइडल वर्कर कि जैसे से हमारे वर्कर्स टास्क कंप्लीट करके टास्क को परफॉर्म करके खाली होते जाएंगे उसमें हम इसे पुश कर देंगे। अगर कोई वर्कर खाली नहीं होता है तो उसे हम हमारी टास्क क्यू में रख रहे हैं। और हमने एक टास्क आईडी भी ली कि हमारा कौन सा टास्क चल रहा है करंटली। उसके बाद हमने एक फॉर लूप बनाया हमारे वर्कर्स को क्रिएट करने के लिए। जितने भी काउंट थे, हमने जितने भी काउंट भेजे थे उतने वर्कर्स हमने क्रिएट कर लिए, और जैसे जैसे हमारा वर्कर क्रिएट होता जा रहा है उसे हमने वर्कर पूल में पुश किया और उसे हमने आइडल वर्कर में पुश किया। आप चाहे तो वर्कर पूल में ना भी पुश करते, क्योंकि हमने वर्कर पूल का यूज़ और कहीं तो किया नहीं है, तो नहीं किया। तो आप चाहे तो इस वर्कर पूल का भी यूज़ ना करें, सिर्फ आप आइडल वर्कर का यूज़ कर लें तो भी काम आपका चल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे जो रन टास्क फंक्शन है उसको बनाया जिसमें हम हमारे प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारा रन टास्क फंक्शन कॉल होगा, मीन्स हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब हो सकता है कि उस टाइम पर हमारा जो वर्कर है वो खाली ना हो, तो हमने क्या किया कि हमारी जो टास्क क्यू है, सबसे पहले हमने अपनी टास्क क्यू में हमारे टास्क को पुश किया। तो हमने पुश किया डेटा को कि कौन सी टास्क आईडी है, और हमने जो रिजॉल्व फंक्शन मिलता है हमें प्रॉमिस से उसको पुश किया। उसके बाद हमने क्या किया, पुश करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसको रन कर दिया। तो हमें नेक्स्ट टास्क को रन करने के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया कि उस फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कोई वर्कर खाली भी है या नहीं है,
और वर्कर खाली होने के साथ साथ हमारे पास कोई टास्क भी है परफॉर्म करने के लिए। अगर टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं है तो हमने उसको वहीं से रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हमने हमारा वर्कर निकाला शिफ्ट मेथड की हेल्प से, और हमने हमारा टास्क निकाला शिफ्ट मेथड की हेल्प से, जो कि क्या करता है कि जो भी सबसे पहला 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न करके दे देता है सिंपली। उसके बाद हमें वर्कर मिला जिसमें हमारे पास वर्कर में ऑन और वंस मेथड होते हैं। ऑन मेथड क्या करता है कि जितनी बार भी हमारा जो मैसेज आता है, इवेंट मैसेज होता है या जो भी मैसेज हमने सब्सक्राइब किया होता है वो बार बार चलता है, लेकिन वंस सिर्फ एक ही बार चलता है, तो हमने वंस का यूज़ किया। और जैसे ही हमारे पास मैसेज आया मीन्स हमारा जो टास्क है वो रिजॉल्व हो गया, तो हमने जो भी यहाँ से रिजल्ट आता है या मैसेज आता है उससे रिजॉल्व कर दिया और हमारा जो वर्कर है वो आइडल हो गया। तो हमने आइडल वर्कर के एरे में उस वर्कर को पुश भी कर दिया। उसके बाद हमने हमारा जो आइडल वर्कर हो गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है उसको हम रन कर सकते हैं, तो हमने अपने नेक्स्ट टास्क को भी रन कर दिया। उसके बाद हमने वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज कर दिया कि हमने अपना नेक्स्ट टास्क को रन करना है, तो हमने टास्क डॉट डेटा उसमें सेंड कर दिया। और टास्क डॉट डेटा में क्या था, टास्क डॉट डेटा में हमारे पास ये टास्क आईडी थी जिसको हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से जो हमारा रन टास्क फंक्शन था, और हमने इस पूरे फाइल को या हमारा जो फंक्शन था क्रिएट पूल उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। उसके बाद हम मेन डॉट जेएस फाइल बनाई हमने, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये जो क्रिएट पूल फंक्शन था उसको इंपोर्ट किया। इस क्रिएट पूल से हमें रन टास्क फंक्शन मिला, और इस क्रिएट पूल में हमें सबसे पहले भेजना था कि हमें कितने वर्कर्स क्रिएट करना है, और हमें हमारी जो हैवी फाइल थी जो वर्कर डॉट जेएस है इस केस में उसका हमें पाथ देना था, वो भी हमने दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया जिसमें हमने 8 टास्क क्रिएट किए। 8 बार हमने इस रन टास्क मेथड को कॉल किया, और जैसे जैसे हमें हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता गया हमने सिंपली हमारे प्रॉमिस का जो रिजल्ट था उसको कंसोल लॉक कर लिया। तो उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि हमें कब यूज़ करना है वर्कर पूल को। जब भी कोई सीपीयू हैवी कैलकुलेशन हो तो ऑब्वियसली हम वर्कर थ्रेड का यूज़ करेंगे, और वर्कर थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वर्कर पूल का यूज़ करना ही करना है अगर एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। कोई इमेज वीडियो प्रोसेसिंग हो, कोई इंक्रिप्शन या फिर हैशिंग हो, या फिर कोई डेटा एनालिटिक्स हो, या फिर कोई भी लार्ज लूप्स हो, तो उस केस में आपको वर्कर पूल्स का यूज़ करना ही करना चाहिए। अब समझते हैं बेसिक वर्कर पूल आर्किटेक्चर कि सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन थ्रेड होती है, और उसके बाद हमारे पास वर्कर थ्रेड्स होते हैं, एक टास्क क्यू होती है और एक मैसेज पासिंग होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारी मेन थ्रेड थी वो थी मेन डॉट जेएस, और हमने एक वर्कर थ्रेड्स बनाए थे उस मेन डॉट जेएस में, और एक हमने टास्क क्यू रखी थी हमारे पूल डॉट जेएस में, और हम मैसेज पास करते जा रहे थे अपने उस पूल से, टास्क पूल से या वर्कर पूल से। अब वर्कर पूल का जो साइज़ है वो मैटर क्यों करता है। अब आप ऐसा मन में आ रहा होगा कि मैंने जो वर्कर्स बनाए वो 4 ही क्यों बनाए, मैंने सीधे 8 या अगर 12 टास्क होते तो 12 क्यों नहीं बना दिए, तो हमारा जो कोड है वो भी जल्दी परफॉर्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कम वर्कर्स होंगे तो हमारा काम स्लो होगा, लेकिन अगर ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो हमारा जो सीपीयू है वो भी ओवरलोड हो जाएगा। तो हमें उतने ही वर्कर बनाना चाहिए जितनी हमारी सीपीयू कोर्स की काउंट होती है। और हमें सीपीयू कोर्स की काउंट कैसे देखने को मिलती है, हमारे पास जो ओएस मॉड्यूल होता है जिसमें हमारे पास सीपीयूज मेथड होता है जिसकी लेंथ से हम हमारे काउंट निकाल सकते हैं हमारे पास कितने सीपीयू में कोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर 4 स्टैटिकली भेजा था, लेकिन हम ऐसे नहीं करते जनरली। हम यहाँ से एक इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल को, लिखेंगे हम यहाँ पर रिक्वायर node:os, और यहाँ से हमें काउंट देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे os.cpus, और इसमें हमारे पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारे पास जो हमारी सीपीयू के काउंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो मेरा जो सीपीयू है वो 8 कोर्स का है, तो आप अगर मैं कोड को रन करूँगा तो मेरे जो सारे टास्क हैं वो एक बार में ही कंप्लीट होकर दिख जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 पहले हुए या 4 उसके बाद हुए, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि 8 टास्क एक साथ ही आपको कंप्लीट होकर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आपने देखा कि जो 8 टास्क है वो एक साथ ही कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि रुक रुक के हुए। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी।
अब वर्कर पूल और सिंगल वर्कर में क्या डिफरेंस है, ये वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं कि जो सिंगल वर्कर है वो स्लो होता है ऑब्वियसली, जो वर्कर पूल है वो फास्ट होते हैं, क्योंकि हमें वर्कर पूल में बार बार वर्कर्स क्रिएट नहीं करना पड़ते और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। हाई ओवरहेड का मीन्स कि आपको बार बार उसे क्रिएट करना पड़ रहा है, डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं। और पुअर स्केलिंग और ये स्केलेबल होते हैं ऑब्वियसली, कि आप बार बार क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि जो वर्कर थ्रेड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमेशा जब भी हम प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनाएं तो उसमें हमें वर्कर पूल्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि हम वर्कर्स क्रिएट करें टास्क आने पर और वर्कर्स डिस्ट्रॉय करें जब टास्क कंप्लीट हो जाए। ये स्केलेबल अप्रोच है और एफिशिएंट भी। तो ये था वर्कर थ्रेड पूल के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे अपनी Express.js की जर्नी को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।